देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ एन। एन का डेरिवेटिव, एन क्या था? यूनिट नॉर्मल वेक्टर था। ठीक है, या सरफेस नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं विंगार्टन इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एन को एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ आर वन आर टू। आर वन आर टू क्या थे? टेंजेंट वेक्टर थे, एक यू की डायरेक्शन में, एक वी की डायरेक्शन में। अब एन क्या है? एन तो यूनिट वेक्टर है कांस्टेंट लेंथ का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है ना, क्योंकि एन स्क्वायर क्या आएगा? वन आएगा। अगर हम इसका क्या करें, एन इंटू एन बराबर जीरो आ गया। अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या आएगा? डेरिवेटिव निकाले, एन इंटू डी एन इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया? एन इंटू डी एन इक्वल टू जीरो हो गया। इससे हमें पता क्या चल रहा? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा कि जो डी एन है वो परपेंडिकुलर है एन के। अब देखो, डी एन एन के परपेंडिकुलर है। एन के परपेंडिकुलर तो आर वन भी परपेंडिकुलर था एन के, आर टू भी परपेंडिकुलर था एन के, और क्या है, डी एन भी परपेंडिकुलर है एन के। इसका मतलब क्या है कि जो डी एन है वो आर वन और आर टू के प्लेन में है। ठीक, डी एन क्या है? परपेंडिकुलर है एन के, तो फिर क्या होगा, वो एक तरह से उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आर वन और आर टू थे। ठीक, देखो आर वन तो एन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन डॉट आर वन बराबर जीरो। बिल्कुल सही बात है। एक बार हमने फिर इसका यू के रेस्पेक्ट में करा, तो क्या करेंगे, आर वन का कितना हो जाएगा यू के रेस्पेक्ट में? आर वन वन प्लस एन वन आर वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर हम इसका फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? n इंटू आर वन टू प्लस एन टू आर वन इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या पता, एन आर वन वन की वैल्यू होती है एल, एन आर वन टू की वैल्यू होती है एम। ठीक है, अगर हम यह वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, एन आर वन वन की वैल्यू कहाँ रख देंगे? हम ऊपर रख देंगे, तो एन वन आर वन किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एन के। और इसी तरह एन टू आर वन बराबर हो जाएगा माइनस एन के। इतना तो भाई सबकी समझ में आ गया, कुछ भी नहीं। अब वो कह रहा सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग, चूंकि एन परपेंडिकुलर है आर टू के भी, तो इस इक्वेशन से हम जब पहले यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? एन आर टू वन प्लस एन एन वन आर टू इक्वल टू जीरो, और जब वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, देखो एन वन आर टू की वैल्यू हमें क्या पता है? हमें पता है कि एन आर टू वन की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है माइनस, वो सॉरी एम, ये वैल्यू माइनस एम होती है। तो एन वन आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एम। और एन टू आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एन। सही बात है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा, देखो वो कह रहा कि इक्वेशन वन कैन बी रिटीन है। इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन देखो क्या थी इक्वेशन वन। इक्वेशन वन थी एन इंटू डी एन बराबर जीरो। मतलब एन का उसके डेरिवेटिव के साथ क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो अब ये क्या हो जाएगी? एन इंटू एन वन, ये भी तो एन वन भी तो डेरिवेटिव ही है यू के रेस्पेक्ट में। सही बात है। तो क्या हो गया? एन इंटू एन वन बराबर जीरो और एन इंटू एन टू बराबर जीरो। ये दोनों समझ में आ गए तुम्हारे? क्योंकि डी हमें पता था एन इंटू डी एन किसके बराबर है? जीरो के। डी एन डेरिवेटिव है, तो एन वन भी डेरिवेटिव है और एन टू भी डेरिवेटिव है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा, वो कह रहा एन वन इज परपेंडिकुलर टू एन। देखो वो कह रहा कि जो एन वन है हमारा, वो किसके परपेंडिकुलर है? एन के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने अभी तो लिखा कि एन इंटू एन वन बराबर जीरो। तो एन वन क्या है? परपेंडिकुलर एन के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एन वन है वो आर वन आर टू के प्लेन में है, क्योंकि आर वन आर टू भी एन के परपेंडिकुलर है। तो हमने एन को ऐसे लिख दिया, ए आर वन प्लस बी आर टू। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों साइड आर वन से डॉट प्रोडक्ट ले दिया इस इक्वेशन सात में। तो कितना हो जाएगा? आर एन वन, यहाँ ए आर वन स्क्वायर और बी आर वन आर टू। अब
आर वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी ई, और आर वन एन वन की वैल्यू कितनी होती है हमारी एल, अभी पीछे लिखी थी। और इसी तरह हम क्या करेंगे, आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आर टू आर वन प्लस बी आर टू, ये आ गई। देखो जो ये इक्वेशन आई दो, ये दो इक्वेशन, ये क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन तो तुमने बहुत सोल्व करी मैट्रिक्स थ्योरी में। तो क्या करो, इसे सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो भाई। तो जब तुम सोल्व करोगे मतलब पहले क्या करोगे, इसे कैंसिल कर दोगे, ऊपर निचली में ई से गुना, ऊपरली में एफ से गुना, तो ए की वैल्यू आ गई ये, बी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू हम ए बी की कहाँ रख देंगे, इक्वेशन साथ में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर एन वन इक्वल टू इतना और एच स्क्वायर एन टू इक्वल टू इतना। जो देखो इक्वेशन 7 और 8 है, यही क्या है, वीन गार्टन इक्वेशन है। यही इक्वेशन क्या है, वीन गार्टन इक्वेशन। ठीक है, चलो मैं इसे याद रखने का तरीका बताऊं, वीन गार्टन इक्वेशन को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। इक्वेशन 7 8 क्या है, वीन गार्टन इक्वेशन है। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान प्रूफ है। देखो मैं इसे याद रखने का तरीका बता रहा। पहले में क्या है, एच स्क्वायर एन वन है, दूसरे में क्या है, एच स्क्वायर एन टू है। ठीक है, मतलब तुम इसे कैसे भी याद रख सकते हो सके तुम्हारी मेमोरी बहुत सारी हो, मेरी तो मेमोरी भाई इतनी है नहीं। तो देखो तुम इसे कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे एफ ई, एफ ई, एफ ई। ठीक है, अब क्या, एफ से मान लो फैमिली, ई से मान लो इंजीनियर, एक तरफ फैमिली एक तरफ इंजीनियर है, उनके बीच में कौन आ गया, जी एफ। जी एफ आ गई इंजीनियर की उनके बीच में, ठीक है, जी एफ। सही बात है, ये कर लिया तुमने। अब तुम क्या करोगे, अब तुम लिखोगे एम एम एल एम। ठीक है, क्या लिखोगे तुम, एम एम एल एम। देखो पहला कॉलम क्या था, एम एम, दूसरा क्या था, एल एम। अब क्या कर दोगे, एल, क्या, अच्छा एफ एन, हाँ, एफ एन। देखो तुम क्या करोगे, एम एन एल एम। अब क्या करोगे, जो ये पहले, ये एल एम बाद में था तो यहाँ एल एम को क्या लिख दोगे, पहले लिख दोगे, और उसे किसे क्या लिख दोगे, एम एन को, मतलब पहले कॉलम को दूसरा बना दोगे, दूसरे को पहला, एम एन। इनमें माइनस लगाओगे, इसमें माइनस, इसमें माइनस, और क्या करोगे, ब्रैकेट में बंद करके आर वन, आर वन, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, और क्या आर टू। मैं तो एक तरह से मन में बैठाने का तरीका बताया, अगर वो पूछ ले मल्टीपल चॉइस में कि विंग गार्टन इक्वेशन क्या है, सही बात है, अगर वो तुमसे विंग गार्टन इक्वेशन में ए बी की वैल्यू पूछ ले, ऐसा भी तो पूछ सकता है, इसे कैसे याद रखोगे भाई। देखो नीचे तो सेम है दोनों, ऊपर तुम्हें किसी भी तरह बता, मन में बैठाना क्या, एफ एक तरफ एफ लिखोगे, एक तरफ ई, उनके बीच में कितना, जी एफ। इसी तरह क्या, एम एल एल एम। और यहाँ क्या था, यहाँ भी ऐसा ही था, एम एल एल एम। यहाँ क्या था, एन एम एम एन। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये थी विंगार्टन इक्वेशन। मतलब इसका प्रूफ भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इन्होंने कुछ आगे भी कर रखा थोड़ा सा। ठीक है, इसे देख लेना, ये क्या है, एन वन क्रॉस एन टू किसके बराबर होता है, इसके। चलो, अब वो इस कुछ कोरोलरीज है, वो कह रहा कि डी एन किसके बराबर होता है, एन वन डी यू एन टू डी वी, है ना, ये हमने ऊपर निकाल दिया। ठीक है, डी आर किसके बराबर होता है, तो डी एन डॉट डी आर किसके बराबर आ गया हमारा, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के बराबर आ गया, मतलब डी एन डॉट डी आर सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म है विद माइनस साइन। ठीक है, इसे याद रख सकते हो। चलो, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना तुम्हें किसका, इन्हें याद रखो भाई कैसे भी। देखो पहले क्या है, एन है, एन वन एन टू, ये किसके बराबर है, ये है आखिरी में एल एन माइनस एम स्क्वायर। मतलब जैसा मैं तुम्हें याद, कोई एक ऐसे कहानी सी बना लोगे जो ये याद हो जा। अब आर वन ला दिया हमने, ठीक है,
फिर क्या ला दिया, N2R1 N2R2 N1R2। इन्हें तुम सभी को किसी न किसी तरीके से याद कर लोगे। अगर नहीं आएगा तुम्हारे कोई भी याद रखने का तरीका समझ में, तो फिर मेरे से पूछना, फिर मैं कोई बना के बताऊंगा। वैसे जब हम कोशिश करते हैं बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि विंगार्टन इक्वेशन में किसी को भी प्रॉब्लम हुई होगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गई भाई विंगार्टन इक्वेशन विशाल। अब हम क्या करते हैं भाई, ऐसा तो नहीं करते तुम यहाँ क्लास कोई अटेंडेंस ना लिख रहा मैं थारी, कभी ये सोचो इसे ज्वाइन कर कर अपना मजे से लौट के दूसरे मोबाइल में वीडियो देख रहे हो। ठीक है, नाच गाने वाली। चलो, डिड्यूस द फॉर्मूला। देखो, जो एमएससी के स्टूडेंट जुड़ रहे वो इस क्वेश्चन को कर लेना, है नहीं। और जो दूसरे जुड़ रहे अगर उन्हें प्रैक्टिस करनी, ये रिजल्ट याद करने तो कर लेना ना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान है क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल दो में क्या कह रहा, देखो, इसका अगर मल्टीपल चॉइस की तरफ से देखें तो इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एल एम एन वेनिश एवरीवेयर ऑन द सरफेस देन द सरफेस इज ए पार्ट ऑफ प्लेन। वो कह रहा कि अगर किसी भी पॉइंट पे एल एम एन मतलब एवरी पॉइंट पे ये तीनों जीरो है, तो फिर सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस समझते हो तुम, जैसे मेज का ऊपर का हिस्सा है नहीं, मेज का जो हिस्सा जहाँ हम किताब रखते हैं, ये भी तो प्लेन सरफेस है। समझ गए तुम, प्लेन। चलो, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो, अगर हमारी सरफेस क्या है, वी नो दैट सरफेस नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ प्लेन सरफेस आर पैरेलल। देखो तुम मेज पे पेन खड़ा करो, एक पॉइंट पे करो, दूसरे पे करो, तीसरे पे करो, वे सारे पेन क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो सरफेस का नॉर्मल है वो कांस्टेंट है प्लेन सरफेस के लिए। अगर हम सरफेस फुटबॉल ले लें तो अब नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमें क्या पता कि हमें दिखाना वी आर टू शो दैट एन इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, हमें ये दिखाना। ठीक है, चलो देखो, हमें गिवन है एल एम एन जीरो है, ये हमें जीरो दे रखे। अभी हमने पीछे प्रूव करा था एल किसके बराबर है, एन वन आर वन। एम किसके बराबर है, एन वन आर टू या एन टू आर वन। और एन किसके बराबर है, एन टू आर टू। देखो भाई, तुम कह रहे होगे इन्हें हम कैसे याद रखें। देखो, ऐसे याद रख लो, वन और वन कितना, टू। इनके ये सफिक्स जोड़ो, ये सफिक्स, जब इन सफिक्स का सम टू होगा तो एल आएगा, इन सफिक्स का सम थ्री होगा तो कितना आएगा, एम आएगा, और इन सफिक्स का सम फोर होगा तो एन आएगा। ठीक है, देखो मैं फिर तुम्हें लिख के दिखा दूं हमने कैसे लिखा था। ये डिफाइन करे थे एन डॉट आर वन वन कितना था हमारा, एल। एन एन डॉट आर वन टू कितना था हमारा, एम। और एन डॉट आर टू टू कितना था हमारा, एन। सही बात है। अब अगर ये ऐसे लिखेंगे, हम एक वन इधर लाएंगे, एन वन आर वन, या एन वन आर टू, या एन टू आर वन, ठीक है, या एन टू आर टू, तो फिर माइनस साइन आ जाता है, माइनस जैसे ऊपर आ रहा। अब तुम इन्हें कभी नहीं भूलने के। देखो, हमें क्या पता, हमें पता है कि एन वन आर वन बराबर क्या है, जीरो है, क्योंकि एल जीरो दे रखा, यू एल के ही तो बराबर है। एन वन आर टू भी जीरो, तो ये हमारी चार इक्वेशन बन गई। ठीक है, और हमें ये भी पता कि आर वन आर टू क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन वन जीरो हो गया। सही बात है नहीं। इसका मतलब यही तो होगा इक्वेशन वन से, कि फिर तो एन वन ही जीरो है, क्योंकि आर वन आर टू तो जीरो है नहीं। तो देखो, हमें क्या पता चल रहा, हमें पता, देखो अगर ऐसा है हमारा एन वन इंटू आर वन बराबर जीरो, और एन वन इंटू आर टू बराबर जीरो, और आर वन आर टू जीरो है नहीं, एक तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा एन वन जीरो हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एन वन इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, आर वन आर टू के। ठीक है, चलो हमने मान लिया परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या हो जाएगा, एन वन आर वन के भी परपेंडिकुलर है, आर टू के भी, तो आर वन क्रॉस आर टू के पैरेलल हो जाएगा। और आर वन क्रॉस आर टू क्या है, एन एच, एन एच के पैरेलल हो गया, तो एन वन क्या हो गया, पैरेलल हो गया एन के, जो हो नहीं सकता क्योंकि एन वन तो परपेंडिकुलर होता है एन के।
इसलिए क्या है हमारा एन वन ही जीरो है। एन वन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एन इंडिपेंडेंट है यू से। एन वन का मतलब क्या होता है, एन वन का मतलब होता है डेल एन ओवर डेल यू बराबर एन एन। एन वन मतलब क्या है हमारा, एन इंडिपेंडेंट है यू से। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, एन टू बराबर जीरो तो एन इंडिपेंडेंट है वी से। तो क्या हो गया, एन यू वी से इंडिपेंडेंट है तो एन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। देखो बहुत अच्छे से ये तुम्हारे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल थ्री की। वो कह रहा कि ए रियल सरफेस फॉर विच द इक्वेशन ई अपॉन एल एफ अपॉन एम जी अपॉन एम। अगर किसी सरफेस के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही तो वो या तो प्लेन है या फिर क्या है, स्फेयर है। ठीक है भाई, कौन खोल दे माइक अपना, बार बार इसे ना खोल लो, मेरे कानों में सू सू होने लग जा, कुछ बोलना हो तो खोल लो। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल में तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया, जिसने नहीं समझा उसका लगेगा पाप। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा स्क्रीन के सामने बैठ के बोल रहा, आंखों पे जोर पड़े और तुम अगर नहीं सुन रहे, हो सके तुम में से कोई सा कमरे में पंखा चला के है नहीं कुछ और कर रहा हो और मोबाइल रख दिया हो एक थाली में, थाली समझते हो नहीं जो दीवार में बना देते थे गाँव में, कि बोलता रहेगा। चलो ठीक है, हमें ये बताना कि अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही तो वो क्या होगा, वो हाइपरबोलॉइड होगा, पैराबोलॉइड होगा, स्फीयर होगा, प्लेन होगा, कुछ भी बना सकता है वो। सही बात है, देखो ये तो हमें पता ही है, तो तुम्हारे पक्के याद हो गए, यही ऐसा रिजल्ट है पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो सारे पक्का याद हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, ई अपॉन एल एफ अपॉन एम जी अपॉन एम, इसे मान लिया किसी कांस्टेंट के बराबर वन अपॉन म्यू के। अब देखो इतना काम तो तुम कर ही दोगे, क्या कैंची के गुणा करोगे तो एल बराबर म्यू ई, एम बराबर म्यू एफ, एन बराबर ये आ गया। ठीक है, ये हमें पता। अब हमने क्या करा इसमें, एल की वैल्यू रख दी म्यू ई, ठीक है, और ई की वैल्यू रख दी आर वन स्क्वायर और आर वन कॉमन ले लिया। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, ये रिलेशन निकाल लेंगे, ये रिलेशन निकाल लेंगे, ये रिलेशन निकाल लेंगे। और हमें पता कि एन वन क्या है, परपेंडिकुलर एन परपेंडिकुलर है एन वन एन टू के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एन वन एन टू है वो आर वन आर टू के प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम, अब यू क्या है, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है एन वन आर वन का। देखो एन वन तो है ही आर वन आर टू के प्लेन में, एन टू भी आर वन आर टू के प्लेन में है, यू तो है ही आर टू और यू आर वन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का लाई करते हैं दोनों, आर वन आर टू के प्लेन में लाई करते हैं, और आर वन आर टू क्या है, दोनों नॉन जीरो है। अब देखो यू आर वन आर टू के प्लेन में, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल तो है नहीं बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में। इसका मतलब क्या है कि यू हिस्सा जीरो है और यू हिस्सा जीरो है। जब हम इस हिस्से को जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एन वन बराबर आ गया म्यू आर वन, और इसी तरह एन टू बराबर आ गया हमारा म्यू आर टू। सही बात है, आगे समझ में। अब देखो जो एन वन बराबर म्यू आर वन आया और एन टू बराबर म्यू आर टू आया, इनका हमने क्या करा, इक्वेशन टू का किसके रेस्पेक्ट में करा, वी के, क्योंकि वन है यहाँ, और इसका किसके रेस्पेक्ट में करा, यू के। दोनों का डेरिवेटिव करा और सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये कट जाएंगे क्योंकि आर वन टू बराबर होता है, ये कट जाएंगे और इससे ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, म्यू वन आर टू बराबर म्यू टू आर वन। ठीक है, और ये भी कट जाएंगे क्योंकि एन वन टू एन टू वन बराबर होता है। अब आर वन आर टू तो पैरेलल है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फिर म्यू वन बराबर जीरो है, म्यू टू बराबर जीरो है। देखो यहाँ से क्या पता चल रहा हमें कि आर वन आर टू एक दूसरे के पैरेलल है, ये डायरेक्शन है दोनों। तो जबकि ये पैरेलल है नहीं तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, म्यू वन म्यू टू क्या है, जीरो है, मतलब म्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है यू और वी से। तो इसका मतलब क्या होगा कि म्यू कांस्टेंट है। अब हम क्या लिख देंगे, आर वन बराबर इतना, इसे इंटीग्रेशन करे पे क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा,
एन वन हट जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा, ठीक है। ए को इधर लाए, ये किसकी इक्वेशन होगी, स्फेयर की। तो इससे हमारा क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि वो स्फेयर है। और अगर हम म्यू को जीरो ही ले ले वहां, तो क्या है, एन वन एन टू बराबर जीरो, इसका मतलब क्या है कि वो प्लेन है। तो हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया। क्या थी शरत, कोई बिना देखे बताना, शरत क्या थी, बताओ क्या थी। ई अपॉन एल बराबर कितना था, एफ अपॉन एम बराबर कितना था, ई एफ जी अपॉन एल। अगर ये बराबर हो तो फिर वो सरफेस क्या है, वो सरफेस क्या है, वो या तो प्लेन है या फिर क्या है, स्फेयर है। देखो अब बात करते हैं एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व। देखो हमने क्या ले लिया, आर वन आर टू तो टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। देखो ये किसी सरफेस पे ये वी कर्व है, ये यू कर्व है, इनके बीच का एंगल, इनकी टेंजेंट के बीच का एंगल ही तो होगा, उस एंगल को हमने क्या मान लिया, ओमेगा। सही बात है। तो कोस ओमेगा बराबर होता है ये, साइन ओमेगा बराबर होता है ये, डिवाइड करने पर टेन ओमेगा आता है ये। सही बात है। चलो इसे करियो भाई प्रूफ। ये डबल स्टार लग रहा, इसका मतलब है प्रूव दैट एफ बराबर जीरो इज नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। टेन ओमेगा किसके बराबर है, एच अपॉन एफ के, ठीक है। देखो अगर एफ जीरो है तो टेन कितना आ गया, इनफाइनाइट यू, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। और अगर ओमेगा 90 डिग्री है तो फिर ये इनफाइनाइट आएगा, तो एफ बराबर जीरो होगा, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होगी पैरामीट्रिक कर्व के ऑर्थोगोनल होने के लिए। अब वो क्या कह रहा, through every point of the surface there passes one and only one parametric curve for each system। देखो वो कह रहा कि सरफेस के प्रत्येक पॉइंट से क्या, केवल और केवल एक ही पैरामीट्रिक कर्व पास होगा, ठीक है। चलो इसमें कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कोफिशिएंट की। डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या है, देखो हमने मान लिया एक पॉइंट क्या है उस सरफेस पे है, ठीक, पी का है सरफेस पे है, और एन क्या है, एन क्या है, उस पॉइंट पे नॉर्मल है सरफेस का, आर वन आर टू टेंजेंशियल वेक्टर है, ठीक है। तो देखो सरफेस पे मान लिया ये पॉइंट था पी, इस पे हमने एन भी निकाल लिया, आर वन भी निकाल लिया, आर टू भी निकाल लिया। अब यहाँ से कोई वेक्टर पास हो रहा है ए से, ठीक। तो उस ए से पास होने वाले वेक्टर को हम लिख देंगे इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में, जहाँ इस हिस्से को कहते हैं हम टेंजेंशियल पार्ट ऑफ ए से डिनोट करते हैं टी से, ठीक। और अगर मैं इसमें दोनों साइड एन से डॉट प्रोडक्ट ले दूं, देखो ए किसके बराबर है, ए एन प्लस लेमडा आर वन प्लस न्यू आर टू, ठीक। अगर मैं दोनों साइड एन से डॉट प्रोडक्ट ले दूं तो क्या आ जाएगा, वो ए एन एन डॉट एन तो एक हो जाएगा, और क्या आर वन के साथ और आर टू के साथ एन का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक। तो ए एन किसके बराबर आ गया, ए एन टू ए एन, जहाँ लेमडा म्यू क्या है, कंपोनेंट है टेंजेंशियल वेक्टर के। और टेंजेंशियल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मोड टी बराबर इतना। अगर हम दोनों, चूंकि ये तो यूनिट वेक्टर ना, ठीक। इस अब इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, आर वन स्क्वायर को ई रखेंगे, एफ रखेंगे, जी रखेंगे, और ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब टू डेस्क्राइब द डायरेक्शन, अब तक तो हमने क्या करा, उसका टेंजेंशियल और नॉर्मल पार्ट लिया। अब वो कह रहा टू डेस्क्राइब द डायरेक्शन इन द टेंजेंट प्लेन एट पी इट इज कन्वीनियंट टू यूज कंपोनेंट। देखो जो टेंजेंट प्लेन है, जहाँ आर वन आर टू थे, वहां पे जो वेक्टर हमने दिया था ए, उसके डायरेक्शन को हमने क्या करा, नाम दे दिया ई। उसकी डायरेक्शन को हमने क्या दे दिया, ई नाम दे दिया। जो वो है तो कहा आर वन आर टू के प्लेन में ही तो है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ई स्क्वायर किसके बराबर है, मतलब ई को हम एक तरह से ऐसे लिखेंगे, ई बराबर क्या, एल आर वन प्लस एम आर टू, क्योंकि वो आर वन आर टू के प्लेन में ही है वो वेक्टर है। तो चूंकि ई स्क्वायर करा तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया। और
ई यूनिट वेक्टर था इसलिए ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम उसकी डायरेक्शन को करेंगे। अब आता है डायरेक्शन कोफिशिएंट। डायरेक्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो, जो हमने ई डायरेक्शन डिफाइन करी वेक्टर की, वहाँ जो ये हमने एल एम, इन्हें क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन कोफिशिएंट कहेंगे। सही बात है। चलो, वो कह रहा टू फाइंड एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन कोफिशिएंट टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑन ए सरफेस एट ए पॉइंट पी। देखो, वो कह रहा कि किसी पॉइंट पी पे दो डायरेक्शन है, मतलब वहां से दो वेक्टर पास हो रहे हैं, ए और बी। एक का डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या है, एल एम, एक के एल डैश एम डैश, ई और ई डैश, ऐसे लिखा। इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ले दो, कोस थीटा। जब हम लेंगे तो वो आ जाएगा कोस थीटा बराबर ये। और अगर हमें साइन थीटा लेना हो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले दो, साइन थीटा बराबर आ जाएगा ये। और जब फिर भी तुम्हारा मन ना भरा है तो साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। ठीक है, ये याद रखना। चलो, देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे तुम्हें याद रखना, कोस थीटा इसके बराबर होता है, साइन थीटा इसके बराबर होता है। अब देखो, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, एल एम क्या थे, डायरेक्शन कोफिशिएंट थे। तो इन्हीं के प्रोपोर्शनल लेमडा म्यू ले लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो कहते हैं। जो अनुपात एल एम में था वही लेमडा म्यू में ले लिया, ठीक है। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके बीच रिलेशन को कैसे लिखेंगे हम, एल अपॉन लेमडा बराबर एम अपॉन म्यू बराबर सी। एल की और एम की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, चाहो इसमें रख दो। और यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ से तुम निकाल सकते हो सी की वैल्यू निकाल दी, अंडर रूट निकाल दिया, एल बराबर सी लेमडा, एल को निकाल दिया, एम को निकाल दिया, ठीक है भाई। इसे करते रहना, कुछ भी नहीं हो, बच्चों का काम है। देखो, ये याद रखना, अगर ये डायरेक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो कोस थीटा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और अगर लेमडा, ये क्या है, उनके डायरेक्शन रेशो है, तो फिर ये रिलेशन ऐसा आएगा, ठीक। ये तो डायरेक्शन कोफिशिएंट थे एल एम, तो लेमडा म्यू एनी डायरेक्शन रेशो। चलो, ये याद रख लिया तुमने। अब देखो, तुम्हें एग्जाम्पल वन कर लेना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल टू करोगे कर लियो भाई, तुम्हारी मर्जी है। अब वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग कर्व ऑन द सरफेस। देखो, वो क्या कह रहा, हमने मान लिया एक्सप्रेशन फॉर द एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग कर्व। हमें एंगल निकालना क्या, दो कर्व के बीच जो इंटरसेक्ट कर रहे, कहा, सरफेस पे। देखो, हमने क्या ले लिया, यू वी ले लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व। हमने क्या मान लिए, डी आर एंड डेल्टा आर बी द डिस्प्लेसमेंट along द टू कर्व corresponding टू दी। देखो, जो दो कर्व है, वहाँ पहले में डिस्प्लेसमेंट कितना डी आर, दूसरे में कितना डेल्टा आर, ठीक है। और एक तरह से इन कैसे लिखेंगे हम उसे फिर, डी आर को डी यू डी वी और डेल यू डेल वी। डी आर किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये तो हमें पता पहले से ही। और डेल आर किसके बराबर है, इसके। अगर इनके बीच हमें एंगल निकालना हो कोस फाई, तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। चलो, ये आ गया। अगर साइन फाई निकालना हो तो ऐसे निकाल देंगे, और टेन फाई निकालना हो तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। और वो पहले कह रहा कि यू डेल्टा पार्शियल के लिए नहीं आया यहाँ, ये तो चूंकि डी ले लिया तो फिर कुछ और तो लेना पड़ता, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट माना हमने। अब वो क्या कह रहा, ये आ गया, अगर हमारा साई क्या है, पाई बाई टू है, तो इसका नीचे का हिस्सा जीरो होगा। ये क्या है, कंडीशन है ऑर्थोगोनलिटी के लिए टू कर्व की। अगर दो कर्व क्या है, किसी सरफेस पे है, फुटबॉल की सरफेस पे है, इंटरसेक्ट कर रहे हुए, तो वे ऑर्थोगोनल हो गए। उनके लिए कंडीशन क्या है, ई डी यू डेल यू एफ डी यू डेल वी प्लस डी वी डेल यू, ये है, ठीक है। ये तुम मल्टीपल चॉइस के लिए भी और वैसे भी याद रखना। अब कुछ पर्टिकुलर केस है, वो क्या कह रहा, अगर हमारा पैरामीट्रिक का v बराबर कांस्टेंट है, तो भाई क्या हो जाएगा हमारा, डेल वी जीरो हो जाएगा, और डेल आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके। और ये फार्मूले ऐसे हो जाएंगे, ठीक है।
कुछ भी नहीं। अगर हमारा यू कांस्टेंट है तो फिर फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि अब डेल यू जीरो हो जाएगा। अब बात आती है फैमिली ऑफ कर्व। देखो इसे, ये फैमिली ऑफ कर्व क्या होती है। हमने मान लिया कि ये क्या है, सरफेस की इक्वेशन है, और एक इम्प्लिसिट रिलेशन मान लिया। ऐसा इम्प्लिसिट रिलेशन मान मतलब यू वी के बीच। देखो मान लिया सरफेस की इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स वाई जेड है, ठीक है। मतलब क्या, एक्स बराबर यू है, वाई बराबर क्या है, वी है, और जेड किसके बराबर है, यू वी के, यू वी के। अब यू वी के बीच तो हमें रिलेशन नहीं पता चला, तो हमने मान लिया यू वी के बीच एक रिलेशन है ये, इसे बोल देंगे हम इम्प्लिसिटी रिलेशन। इसमें एक्स वाई जेड का कोई लेना देना नहीं, यू वी के बीच का समझौता है, ठीक है। वेयर सी इज ए पैरामीटर, सी क्या है, कोई एक तरह से पैरामीटर है। अब जो यू फाई है वो कह रहा कि इसके कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव फाई वन फाई टू क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जो ये है, ये इसे कह रहा कि ये फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है, ये रिलेशन टू। जैसे हम सी को बदलेंगे हमें नया फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चला, थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस देयर पासेज वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। किसी पॉइंट से क्या, जो फैमिली ऑफ कर्व है उसका एक ही मेंबर पास होता है। जब हम सी को बदलेंगे तो वो तो हमें दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसे देख लेते हैं हम। अगर यू वी क्या है सरफेस पे, यू नोट वी नोट क्या है, कोई पॉइंट है, तो यू नोट वी नोट भी तो फिर टू को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर क्या हमें एक सी वन ऐसा मिल जाएगा ऐसा। तो ये क्या होगी, ये फैमिली ऑफ कर्व होगी, जो आई यू वी बराबर सी वन जो इस पॉइंट से पास हो रही। अब वो कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ फैमिली ऑफ कर्व की। देखो ये क्या है हमारा, आई यू वी बराबर कांस्टेंट है, हमने इसका क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार यू के रेस्पेक्ट में एक बार वी के रेस्पेक्ट में। इसे हमने क्या कहा, फाई वन, इसे कहा फाई टू। अब फाई वन को हमने मान लिया पी नाम दे दिया, फाई टू को क्यू दे दिया। तो इक्वेशन चार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार डैश फाई वन फाई टू की वैल्यू रख दो। तो इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व ऑन द सरफेस। सही बात है। चलो, वो कह रहा कि फाइव वन फाइव टू एक साथ तो वैनिश हो नहीं सकते, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहाँ क्या आ जाते हैं हमारे, इन्हें फिर हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशो कहेंगे फाइव वन फाइव टू को। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टरीज। वो क्या कह रहा, देखो, फॉर एनी गिवन फैमिली ऑफ कर्व ऑन दी सरफेस, कोई फैमिली ऑफ कर्व है, तो वो कह रहा कि उसके लिए दूसरी मिलेगी हमें एक ऑर्थोगोनल फैमिली, सच दैट। देखो क्या था, एक ये फैमिली ऑफ कर्व थी, तो कह रहा कि इसके लिए एक दूसरी फैमिली मिलेगी जो इसके ऑर्थोगोनल होगी, ऐसे। सही बात है। अब क्या करना हमें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलते हैं उसे, उसकी इक्वेशन निकालनी। ये हमने सरफेस की इक्वेशन मान ली, ये हमने क्या मान लिया, एक तरह से फैमिली ऑफ कर्व मान ली, वहाँ फाइव यू वी बराबर सी। हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम पी को क्या मान लिया, लेमडा फाइव वन, क्यू को क्या मान लिया, लेमडा फाइव टू, ठीक है। तो ये तो वही आ गया सारा पिछले वाला काम, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, फैमिली ऑफ कर्व की। देखो हमें पता कि दो फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल होती है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, पीछे देखा था, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक तरह से क्यू डी यू डी वी की वैल्यू इक्वेशन पाँच से यहाँ रख दी, तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ गई, ये आ गई एक तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये तुम्हें याद रखनी, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब क्या है, ये जो फैमिली ऑफ कर्व था उसके ऑर्थोगोनल फैमिली है। चलो देखो, वो कह रहा कि जो हमारा इससे इक्वेशन साथ लिया है, ये जैसे भी लाया, इसमें कुछ नहीं, ठीक है।
मतलब वो क्या कह रहा कि ई एफ ई जी माइनस एफ स्क्वायर आज ऑलवेज पॉजिटिव है, पी वन पी क्यू वैनिश नहीं करते। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेबल हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा तो इसके इंटीग्रेशन करके हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो थ्योरम टू कह रही फॉर ए सरफेस पैरामीटर कैन ऑलवेज बी चूजन सो दैट द कर्व ऑफ ए गिवन फैमिली एंड देयर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बिकम पैरामीट्रिक कर्व। इसमें कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम डबल फैमिली ऑफ कर्व। देखो वो क्या कह रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डिनोट करती है, ये डबल फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करती है, पी डी यू स्क्वायर। वो पूछ सकता है कि मल्टीपल चॉइस में कि डबल फैमिली ऑफ कर्व को कौन डिनोट करता है ये, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर क्या करते हैं हम डी वी स्क्वायर से डिवाइड कर दे। जो ये क्या कर रही, डबल फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट कर रही, ये ऑर्थोगोनल कब होगी, ये दोनों फैमिली एक दूसरे के। देखो ये क्या है, हमारी गिवन इक्वेशन है, तो इसके लिए इसके रूट हम निकाल ले से क्वाड्रेटिक बना के। सम ऑफ रूट कितना होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना, इसे थोड़ा सा सोल्व करके ये निकाल दिया। अब फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है ये, तो क्या करा हमने डी यू डी वी की वैल्यू नीचे रखी, तो ये रिलेशन आ जाएगा ई आर माइनस टू एफ क्यू प्लस जी पी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो ये डबल फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब इसमें दो फैमिली ऑफ कर्व है, वे ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। चलो, अब तुम्हें क्या करना है भाई, एमएससी के जो बच्चे हैं ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो वो कह रहा कि जो ये डबल फैमिली है इनके बीच का एंगल ये है, बस तुम्हें ये प्रूव करना, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। ठीक है, चलो कुछ भी नहीं। अब वो क्या कह रहा, सो दैट द कर्व बाइसेक्टिंग एट द एंगल्स बिटवीन द पैरामीट्रिक कर्व, सो दैट द कर्व बाइसेक्टिंग, मतलब हमें दिखाना कि जो कर्व क्या कर रहे, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे बिटवीन दी पैरामीट्रिक कर्व। जो यहाँ से हमें दो पैरामीट्रिक कर्व मिल रहे, नहीं सॉरी, मतलब जो पैरामीट्रिक कर्व का एंगल का बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन ये दिखानी है हमें। देखो हमें ये पता। ठीक है, अब हमें पैरामीट्रिक कर्व क्या होते हैं हमारे, u बराबर कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट, उन्हें हम यहाँ से निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। इस क्वेश्चन को भी तुम कर लेना, कुछ भी नहीं, बच्चों का काम है। देखो एग्जाम्पल 3 भी कर लेना, सो दैट द कर्व फॉर्म ए ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑन राइट हेलिकोइड। जो ये हमें डी डी स्क्वायर में ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, तो हमें क्या दिखाना है, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाता है इस हेलिकोइड की सरफेस पे। बस तुम्हें इतना काम कर लेना, और आके तुम्हारी मर्जी, कोई क्वेश्चन अनसोल्व में आ रहा हो कर लियो, नहीं तो ठीक है। अब जिन्हें एमएससी का पेपर नहीं देना उन्हें क्या करना, जो मैं रिजल्ट्स बताए इन्हें मेमोराइज, एक तरह से मैं क्या करना, मेमोराइज करना है। ठीक है, सारे रिजल्ट्स को, विंगार्टन इक्वेशन, एल वन क्या है, एम वन क्या है, एन वन क्या है। ठीक, और फैमिली ऑफ कर्व कब ऑर्थोगोनल होती है, डबल फैमिली ऑफ कर्व कब ऑर्थोगोनल होती है, अगर फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। ये चैप्टर पूरा हो गया स्टडी ऑफ सरफेस। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कोई और बताओ इससे अलग मन की बात।